पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार था और वो नतीजे सामने आ भी गए। बंगाल की बात करी जाए तो गृह मंत्री द्वारा ये दावा किया गया कि अब की बार 200 के पार, पर 200 के पार आंकड़ा किसका जाएगा इसके बारे में जानकारी दी नहीं गई। और यकीनन जो नतीजे अब पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, असम तमाम राज्यों में चुनावी नतीजे क्या रहे और इसी पर हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल के नतीजों में 215 के पार ममता बनर्जी निकल गई हैं। 75 से कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। पर एक खुशी की लहर थी भारतीय जनता पार्टी में कि सुबह से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे और फाइनल रिजल्ट जब आया तो ममता बनर्जी 1200 सीटों से जीत गई। किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा ये झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए? नदीम, 5 राज्यों के चुनाव में अगर कोई किसी चुनाव पे देश की नजर थी तो वो चुनाव बंगाल का ही था, क्योंकि हर जगह पर प्रेडिक्टेड लाइंस पर ही परिणाम आए हैं लगभग। भाई, आपने केरल के बारे में सोचा था कि वो एलडीएफ ही जीतेगा, हालांकि वो अप्रत्याशित है क्योंकि वो 40 सालों में पहली बार हुआ है कि जो पार्टी रूल कर रही थी वो दोबारा आ गई। और आपने देखा तमिलनाडु के अंदर इस बार डीएमके जो है वापस आने वाली थी, एआईडीएम का सुपड़ा साफ होना था, तो वो भी आपने देखा कि काफी कुछ एआईडीएमके हार गई। पांडिचेरी के अंदर बीजेपी ने एमएलए अभी अभी खरीदे थे, 3 महीने पहले ही खरीदे थे, तो वो खरीदे हुए एमएलए जो हैं वो जीत के आ गए हैं। तो ये कोई अप्रत्याशित नहीं था इसमें से। बात सिर्फ ले दे के बंगाल और आसाम की थी। आसाम में भी लगभग आसार जैसा आपके पीछे भी कई एनालिस्ट ने बताया होगा कि आसाम में भी लगभग भाजपा अपनी वापसी करने में सफल हो जाएगी। सवाल सिर्फ बंगाल का था। बंगाल के चुनाव में अप्रत्याशित यह है नदीम कि अब वहां पर लेफ्ट, सीपीएम और कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आज देखिए, आपके जो परिणाम आपके सामने आए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ही दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छा देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे जाएं, इसके परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो ममता बनर्जी अपनी जीत के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी। देश को भी अब तक यह अंदाजा हो गया था कि ममता बनर्जी 150-160 सीटें ला करके सरकार बनाने में वापस कामयाब हो जाएंगी। पर ये जो परिणाम आ रहे हैं ये अप्रत्याशित है। ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज देश में गुस्सा जनता में कितना बढ़ गया है। और मैं ये समझता हूं कि अगर चुनाव और राज्यों में होंगे तो आपको लगभग इसी तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। ये आपने सही कहा कि ममता बनर्जी अंततः जो बिल्कुल कंटेस्टेड इलेक्शन था उसमें 1200 वोट से जीत गई, जबकि पहले शुभेंदु अधिकारी 8000 वोटों से सुबह से आगे चल रहे थे। तो ये एक बड़ी उलटफेर हुई। न कि सिर्फ ये, इसके अलावा जो दिल्ली से भाजपा के पास नेता नहीं थे नदीम, आपको याद होगा भाजपा ने नेता एक्सपोर्ट कर करके बंगाल में भेजे थे। स्वपन दास गुप्ता भेजे गए, एक वो मंत्री थे सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो, वो भेजे गए। 4 लोगों को वहां से हटा करके भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए बंगाल में, क्योंकि इनके पास चेहरे नहीं थे। मिथुन चक्रवर्ती एकदम से आखिरी मोमेंट पे लाए गए उठा करके कि इनको भी इस्तेमाल करके देख लो। बट जिस तरह से जनता ने वहां की अपनी नेता के पक्ष में वोट दिया है वो एक बिल्कुल अप्रत्याशित है और पूरी ताकत से वोट दिया है। वहां पर आपके ये हमारे ओवैसी साहब भी गए, वहां भी गए और आसाम में भी गए, मगर उनको भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई वहां पे। तो ये मैं समझता हूं एक जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो एक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल जैसा चुनाव हुआ। क्योंकि सर, सूत्रों के हवाले से जो खबर भी आ रही है, पश्चिम बंगाल चुनाव में जो ये नतीजे उलटफेर रहे और ममता बनर्जी इतनी बड़े मार्जिन से जीती,
ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआईएम पूरी तरीके से चुनावी मैदान में नहीं लड़ी, जिस दमखम से चुनाव लड़ना चाहिए था। जहां पर टीएमसी मजबूत स्थिति में थी, वहां उन्होंने अपने डमी कैंडिडेट उतारे। यही चीजें तमाम और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी देखने को मिली। क्या ये अब राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी? इस ताकत को खत्म करने के लिए क्या बंगाल से शुरुआत कर दी है इन लोगों ने, सभी लोगों ने? नदीम, ये एक स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी विपक्ष ने, मैं समझता हूं, अलिखित रूप से तैयार कर ली है। क्योंकि जिस तरह का विपक्ष उनके सामने है, मैं वो विपक्ष है, पर मैं कह रहा हूं जिस तरह का विपक्ष उनके सामने है, वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की जो कहना चाहिए चालाकी करके सत्ता पाने के लिए आतुर है। आपने देखा मणिपुर के अंदर कौन जीत रहा था और सरकार किसकी बनी, मेघालय में कौन जीत रहा था, सरकार किसकी बनी, गोवा में कौन जीता, सरकार किसकी बनी, कर्नाटक में किस तरह से एमएलए खरीदे गए, खरीद करके उपचुनाव हुए, वो जिताए गए, फिर से लाके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश का तमाशा भी आप देख चुके हैं, उत्तराखंड का भी आप तमाशा देख चुके हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये सरकार जितनी, मतलब कहना चाहिए, चालाकी से काम लेती है, तो उसका जवाब यही है कि इनके खिलाफ पूरी ताकत एक आदमी के पास छोड़ दो। और शायद मुझे लगता है ये लोग इस तरीके से हर राज्य के अंदर अपनी एक ये स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जिससे जो आदमी वहां पर लोकल है, जो वहां की असली रीजनल पार्टी है वेस्ट बंगाल की, तृणमूल कांग्रेस, उसके हाथ में पूरा एक वो दे दो। और जनता इस समय 2 में चुनाव करना चाहती है। अब जनता में इतनी पेशेंस नहीं बची है कि वो 10 पार्टियों को मौका दे करके वहां पे एक परिप्रेक्ष्य बनाए। जनता चाहती है या तो ये और या ये। अभी उन्होंने निर्णय अपना दे दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, और मैं समझता हूं कि ये लोग आगे के राज्यों में जब भी चुनाव होंगे इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल फिर से करेंगे। आप देखिए, क्योंकि सर ये भी लगातार देखा गया है, जहां जीत होती है, जहां अच्छे काम होते हैं, तो ये जरूर कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब बंगाल की जो हार हुई है उसका ढीकरा कौन अपने सर पर लेगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी 20 से 25 रैली वहां की। अगर बात की जाए देश के गृह मंत्री की, तो ताबड़तोड़ रैलियां की, प्रधानमंत्री से ज्यादा रोड शोज किए। 22 जो कैबिनेट के मंत्री थे बंगाल में उतार दिए गए। और अगर केंद्र के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उन्हें उतारा, उनका इस्तेमाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हक में किया। अब ये हार का जो ठीकरा है कौन अपने सर पर लेगा? कौन आगे आके एक्सेप्ट करेगा कि जी नहीं, मेरी वजह से बंगाल में चुनाव हारे हैं? नदीम, ये ठीकरा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सर पर ही फूटेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट तो वही हैं। और जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों करोड़ रुपया इस चुनाव के ऊपर बहाया है। आप देखिए, वहां पे कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ इंदौर का एक इनका भाजपा का महासचिव है, वो 2 साल से कैंप कर रहे हैं बंगाल के अंदर। और भी तमाम यहां से एक्सपोर्ट करके बिहार से, दिल्ली से बहुत सारे नेताओं को वहां पे भेजा गया। अमित शाह लगभग हर दूसरे दिन वहां पे सवार रहे, जगत प्रकाश नड्डा वहां पे हर दूसरे दिन सवार रहे, नरेंद्र मोदी खुद देश का पूरा कोरोना के हवाले करके खुद बंगाल में रैलियां करते रहे। तो इस इतनी ताकत झोंकने के बाद मैंने तो आज सुबह ये ट्वीट किया था कि ये चुनाव इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने मिलकर के तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से ईवीएम मशीनें भाजपा के कैंडिडेट ने आसाम के अंदर वो अपनी गाड़ी में रख करके ले जा रहे थे। चुनावी हिंसा में इन्होंने बताया कि हमारे 345 कार्यकर्ता शहीद हो गए भाजपा के। मतलब जो भाजपा के कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा के शिकार हो वो शहीद हो जाते हैं, और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता अगर मारे जाते हैं तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो ये कहा गया था, मतलब कि हम इन एक एक शहीद की जान का बदला जो है वो इस राज्य से लेंगे, और ममता बनर्जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। कितने भड़काऊ बयान वहां पे दिए गए। आपने डीडी करके प्रधानमंत्री किस तरह से तालियां बजा बजा करके वहां पे इलेक्शन मीटिंग कर रहे थे,
किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगाए गए, क्या क्या वहां पे नहीं कहा गया। आधी पार्टी तोड़ दी गई। आपने देखा कितने एमएलए उनके तोड़ दिए गए, कितने एमपी उनके तोड़ दिए गए, पार्टी को कितना झटका पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद ममता बनर्जी एक शेरनी की तरह से वहां से जीत करके आज आ रही हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि।